अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये टेस्ट किस लिए यूज़ होता है? रियल वैल्यूड फंक्शन के रिलेटिव एक्सट्रीमम यानी कि रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए। इस मकसद के लिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज़ किया था, आज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। पहले हम इस टेस्ट को देख लेते हैं, फिर ज़रा देखेंगे कि दोनों टेस्ट को अप्लाई करने में, प्रोसीड करने में क्या फ़र्क है। सपोज एफ इज़ ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट। एफ फंक्शन एक्स नॉट के ऊपर दो बार डिफरेंशिएट हो सकता है। इफ एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट इक्वल जीरो, इसका क्या मतलब है कि एक्स नॉट एक स्टेशनरी पॉइंट है। इफ एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट इक्वल जीरो एंड एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स नॉट इज ग्रेटर देन जीरो, सेकंड डेरिवेटिव एक्स नॉट पे पॉजिटिव है, देन एफ हैज रिलेटिव मिनिमम एट एक्स नॉट। एफ हैज रिलेटिव मिनिमम एट एक्स नॉट। इसकी रीजन के ये हमारे पास एक फंक्शन है और इसका हमें नजर आ रहा है कि एक्स नॉट के ऊपर रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट करता है। एक्स नॉट के ऊपर रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट करता है। एक्स नॉट से पहले देखे जरा डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव का साइन क्या है। डेरिवेटिव का साइन कैसे चेक करेंगे? हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट लाइन की स्लोप देख लेंगे क्या है। जो टेंजेंट लाइन की स्लोप का साइन होगा वही डेरिवेटिव का साइन होगा। तो एक्स नॉट से पहले अगर इस जगह पे हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो ये डाउनवर्ड जा रही है, यानी कि टेंजेंट लाइन की स्लोप नेगेटिव है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है। और एक्जैक्टली एक्स नॉट के ऊपर देखिए टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, यानी कि स्लोप जीरो है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है। और एक्स नॉट के बाद अगर टेंजेंट लाइन अगर हम बनाएं तो ये इस तरह से बनेगी, तो ये लाइन हमारी ऊपर की तरफ जा रही है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो देखिए एक्स नॉट से पहले फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव, एक्स नॉट पे जीरो और एक्स नॉट के बाद पॉजिटिव आ गया, यानी कि डेरिवेटिव हमारा इंक्रीज हो रहा है। डेरिवेटिव यानी एफ प्राइम इंक्रीज हो रहा है। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, हमने पहले एक वीडियो लेक्चर में देखा था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। एफ इज इंक्रीजिंग। एफ इंक्रीजिंग कब होता था? अगर इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता था। एफ इंक्रीजिंग कब होगा? अगर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। और अगर एफ प्राइम इंक्रीजिंग है तो उसका सेकंड डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा किसका? एफ प्राइम का, यानी कि एफ का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। इसको फिर से सुन ले, एफ प्राइम इंक्रीजिंग कब होगा? अगर एफ प्राइम का प्राइम पॉजिटिव होगा। यही हमने यहाँ पे लिखे, एफ प्राइम इज इंक्रीजिंग कब? अगर एफ प्राइम का प्राइम पॉजिटिव होगा, यानी ये एफ का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो रिलेटिव मिनिमम होगा। यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है कि एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स नॉट इज ग्रेटर देन जीरो, देन एफ हैज रिलेटिव मिनिमम एट एक्स नॉट। सेकंड पॉइंट है, इफ एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट इक्वल जीरो एंड एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन जीरो, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन जीरो, देन एफ हैज रिलेटिव मैक्सिमम एट एक्स नॉट। अब ऐसा क्यों है? ये हमारे पास एक फंक्शन का ग्राफ है, एक्स नॉट के ऊपर हमें नजर आ रहा है कि रिलेटिव मैक्सिमम है। तो एक्स नॉट से पहले देखिए, अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें ये, तो टेंजेंट लाइन की स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है। एक्स नॉट के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है। और एक्स नॉट के बाद टेंजेंट लाइन डाउनवर्ड आ रही है, यानी कि स्लोप नेगेटिव है। तो स्लोप हमारी एक्स नॉट से पहले पॉजिटिव, एक्स नॉट पे जीरो और फिर नेगेटिव, यानी कि डिक्रीज हो रही है। स्लोप डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एफ प्राइम डिक्रीज हो रहा है। एफ प्राइम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि एफ प्राइम का डेरिवेटिव लेस देन जीरो होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दिया एफ प्राइम, इसका डेरिवेटिव लेस देन जीरो होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन तभी होता है जब उसका डेरिवेटिव जीरो हो। तो यहाँ पे जो फंक्शन है एफ प्राइम, ये फंक्शन एफ प्राइम ये डिक्रीजिंग होगा, तो यानी कि इसका डेरिवेटिव लेस देन जीरो होगा। ठीक है, एफ प्राइम का प्राइम लेंगे, यानी कि एफ का डबल प्राइम, एफ का सेकंड डेरिवेटिव। तो एफ का सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो रिलेटिव मैक्सिमम होगा। ये हमने यहाँ पे लिख दिया एफ हैज रिलेटिव मैक्सिमम एट एक्स नॉट। उसके बाद यहाँ पर हमने कह दिया कि एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स नॉट अगर पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम, नेगेटिव आएगा तो रिलेटिव मैक्सिमम। अब ये भी तो हो सकता है कि ना वो पॉजिटिव हो ना वो नेगेटिव हो, बल्कि वो जीरो आ जाए। तो ये तीसरा केस हमने लिखा है, इफ एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट इक्वल जीरो एंड एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स नॉट इक्वल जीरो, अगर ये जीरो आ जाए, इसका मतलब ये नहीं कि ना रिलेटिव मैक्सिमम है ना ही रिलेटिव मिनिमम है। ठीक है, अगर ये जीरो आ जाए तो भी हो सकता है कि रिलेटिव मैक्सिमम हो या रिलेटिव मिनिमम हो, लेकिन ये टेस्ट हमें उस बारे में कुछ नहीं बता पा रहा। हम ये लिख देते हैं, देन द टेस्ट इज इनकंक्लूसिव। एक टेस्ट हमें कुछ भी कंक्लूड करके नहीं बता पा रहा कि एक्स नॉट के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमम है या रिलेटिव मिनिमम है या दोनों ही नहीं है। तो फिर हमें किसी और टेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज एफ मे हैव रिलेटिव एक्सट्रीमम एट एक्स नॉट। लिखा हुआ मे हैव, ये गारंटी नहीं कि लाजमी होगा, लेकिन हो सकता है कि उसके ऊपर हो। ठीक है, फॉर विच वी कैन गो फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जो हमने पिछली बार किया था पिछले एक वीडियो लेक्चर में। इस एग्जाम्पल देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर। इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको हमने जीरो के इक्वल पुट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करके हमारे पास दो वैल्यू आ गई है, जीरो एंड 4/3, जीरो एंड 4/3। तो हमने दोनों पे चेक करना है कि रिलेटिव मैक्सिमम है या रिलेटिव मिनिमम है, क्या है।
पहले इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, इसका फिर से डेरिवेटिव लिया हमने तो ये फंक्शन आ गया। इस डेरिवेटिव के अंदर हमने पुट करना है 4/3, क्योंकि 4/3 पे चेक कर रहे हैं। तो 4/3 जब हमने इसके अंदर पुट करके सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ रहा है 4, जो कि ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। अब सेकंड डेरिवेटिव 4/3 पे पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे रिलेटिव मिनिमम है। सो एफ हैज रिलेटिव मिनिमम एट एक्स इक्वल 4/3। अब जरा देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या फर्क था। जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देख रहे थे, इसमें अगर एक्स नॉट पॉइंट है जिसके ऊपर हमने चेक करना है कि रिलेटिव मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो हम क्या करते थे कि एक्स नॉट से पहले चेक करते थे फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन क्या है, और एक्स नॉट के बाद देखते थे कि फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन क्या है। एक्स नॉट से पहले और बाद में देखते थे। जबकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या है कि हमें ये जो पॉइंट है एक्स नॉट, इससे पहले और बाद में चेक नहीं करना सेकंड डेरिवेटिव का साइन, बल्कि एग्जैक्टली 4/3 पे चेक करना है। तो हम 4/3 पुट कर देते हैं यहाँ पे, एग्जैक्टली 4/3 से के पहले या बाद में साइन चेक नहीं करना। तो ये हमें बज़ाहिर लग रहा है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फिर ज़्यादा आसान है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये ज़्यादा आसान है, लेकिन हमें दोनों ही टेस्ट आने चाहिए। अब दोनों टेस्ट क्यों आने चाहिए हमें, ये भी इधर आगे चल के देखते हैं हम। तो अभी तो हमने देख लिया कि 4/3 पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा था, लिहाजा रिलेटिव मिनिमम है। अब 0 पे चेक कर लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो ये -4 आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव -4 आ रहा है, यानी कि लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तो यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमम होगा, 0 के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमम होगा। तो इसके हमें 2 ही पॉइंट मिले थे फर्स्ट डेरिवेटिव और 0 के इक्वल रख के, एक 0 मिला था और एक 4/3, तो दोनों को हमने चेक कर लिया। इसका ग्राफ भी बना के देख लेते हैं। x³ - 2x², वेबसाइट है डेस्मॉस, इस पर जाकर देख लेते हैं, desmos.com। ग्राफिंग कैलकुलेटर पे जाएं, यहाँ पे हम बनाएंगे अपना फंक्शन जो कि x³ - 2x², x³ - 2x², ये इसका ग्राफ आ गया। तो 0 पे हमारे पास आया था रिलेटिव मैक्सिमम, तो ये आ गया रिलेटिव मैक्सिमम, और 4/3 के ऊपर आया था रिलेटिव मिनिमम, तो ये हमारा 4/3 का मतलब 1.33, तो इसके ऊपर आ गया रिलेटिव मिनिमम। तो इन दोनों के दरमियान में इन्फ्लेक्शन पॉइंट लाजमी होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चलता आ रहा है। तो जब भी रिलेटिव मैक्सिमम के बाद रिलेटिव मिनिमम आए या रिलेटिव मिनिमम के बाद रिलेटिव मैक्सिमम आए, इसका मतलब है कि दरमियान में इन्फ्लेक्शन पॉइंट लाजमी होगा। लेकिन इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमें नहीं मिला अभी। इन्फ्लेक्शन पॉइंट कैसे मिलेगा, सेकंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखकर सॉल्व करेगा। ये हम पहले एक वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं, तो आप उसमें जाके देख लीजिएगा कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमें कैसे पॉइंट आउट करना होता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब क्या था कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे कॉन्केविटी की डायरेक्शन चेंज हो रही हो। तो यहाँ देखें ये दरमियान में कहीं पे होगा। इससे पहले कॉन्केविटी है क्या है, कॉन्केव डाउन है फंक्शन, और इसके बाद कॉन्केव अप है। तो कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप हो रहा है, लिहाजा यहाँ पे एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट मौजूद होगा। तो ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा खुद। सेकंड एग्जांपल है f(x = x³), इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, 3x² आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के ऊपर रख के सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 0। हमें सिर्फ एक ही स्टेशनरी पॉइंट मिला है 0। अब 0 पे हमने चेक करना है कि रिलेटिव मैक्सिमम है या रिलेटिव मिनिमम है, और हमने यूज़ करना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया 6x, इसमें हमने 0 पुट किया तो ये 0 आ गया हमारे पास। x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 आ गया। सेकंड डेरिवेटिव 0 आ जाएगा तो हमने कहा था, थर्ड केस हमने लिखा था कि अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 आ जाए तो फिर क्या होगा, द टेस्ट इज इनकॉन्क्लूसिव, यानी टेस्ट हमें नहीं बता पा रहा कि यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमम है या फिर रिलेटिव मिनिमम। हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक, और हो सकता है कि दोनों ही ना हो। तो उसके लिए फिर हमने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है। ठीक है, हमने लिखा सो द टेस्ट फेल्स, टेस्ट फेल हो गया, वी गो फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या था कि हमने 0 से पहले और 0 के बाद साइन चेक करना है फर्स्ट डेरिवेटिव का। अगर तो साइन चेंज हो रहा है तो फिर रिलेटिव मैक्सिमम या फिर रिलेटिव मिनिमम होगा। तो 0 से पहले कोई वैल्यू पुट करके देखते हैं। 0 से पहले कौन सी वैल्यू पुट कर लें, ये अगर हमारी रियल लाइन है यहाँ पे 0 है, तो 0 से पहले कौन सी वैल्यू पुट कर लें, -0.1 पुट करके देख लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव में। तो -0.1 यहाँ अगर पुट करेंगे तो स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो साइन हमारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव का पॉजिटिव आ रहा है। और 0 के बाद लेंगे, 0 के बाद क्या ले लें, 0.1 ले लेते हैं। 0.1 अगर यहाँ पुट करेंगे तो वो फिर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव फिर पॉजिटिव आ जाएगा। लिहाजा 0 से पहले और 0 के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा। जब साइन चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे ना तो रिलेटिव मैक्सिमम है और ना ही यहाँ पे रिलेटिव मिनिमम है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे f डज नॉट हैव रिलेटिव एक्सट्रीमम एट x0 = 0, इट हैज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए आपको कहा था सेकंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव है, इसको 0 के इक्वल रख के सॉल्व करें तो x = 0 आ जाएगा। इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा यहाँ पे। इसका भी ग्राफ बना के देख लेते हैं। f(x = x³),
ये इसका ग्राफ है, ठीक है। तो ये जीरो हमारे पास एक आया था स्टेशनरी पॉइंट, तो जीरो के ऊपर देखिए ना तो रिलेटिव मिनिमम है ना ही रिलेटिव मैक्सिमम है, यहाँ पे असल में इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट से पहले देखिए ये कॉन्केव डाउन है और इस पॉइंट के बाद कॉन्केव अप है, तो यहाँ पे कॉन्केविटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, लिहाजा यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे हमारा असल मकसद इन्फ्लेक्शन पॉइंट पॉइंट आउट करना ही, हम असल में रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम पॉइंट कर रहे थे बस। एग्जाम्पल 3। अच्छा, ये भी आपको मैंने बताया था कि हमें दोनों टेस्ट आने चाहिए। उसकी रीज़न क्या है? एक रीज़न तो हमें यहाँ पे नजर आ गई कि बाद का सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, तो फिर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ जाना होता है। हालांकि बाहर हमें नजर आ रहा था कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत आसान है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हर बार एक तो एप्लीकेबल नहीं है, और दूसरा ये कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बाद का कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो फिर हमें फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ जाना पड़ता है। आगे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स, और इसमें हम इंटरवल कंसीडर कर रहे हैं 0 से पाई, 0 से पाई। साइन एक्स का ग्राफ पहले भी कई बार देख चुके हैं, ये साइन एक्स का ग्राफ है सिर्फ पाई के लिए, 0 से पाई तक के लिए, वरना इसका ग्राफ इससे आगे इसी तरह चलेगा और इसी तरह से इधर भी आएगा ग्राफ, चलता चला जाएगा लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे एक वेव की शक्ल में। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है 1 होती है और वो पाई/2 पे आएगी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं है, 0 और पाई के ऊपर हमारा ग्राफ शामिल नहीं है। हमारे लिए बेहतर ये कि 0 के ऊपर हम होल बना दें और इस तरह पाई के ऊपर भी होल बना दें, ये बताने के लिए कि 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं है। एफ ऑफ एक्स, पहले इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया, कॉस एक्स आ गया। अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना है, यानी कि ये कॉस एक्स 0 आ जाएगा, कॉस एक्स 0 आ जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई/2। इससे कॉस एक्स 0 किस पे होता है? पाई/2 पे भी होगा, और पाई/2 पे जितने हमारे पास ऑड मल्टीपल सब पे आएगा, क्योंकि पाई/2, 3π/2, 5π/2, -π/2, -3π/2 सब पे 0 आएगा। लेकिन हमें सिर्फ ये इंटरवल कंसीडर करना है, तो इस इंटरवल के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी पाई/2, ठीक है। तो एक ही वैल्यू हमने कंसीडर करनी है, और अब हमने चेक करना है कि पाई/2 के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमम है या रिलेटिव मिनिमम है। और हम चूंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करें तो इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -sin x, ये आ गया -sin x। अब हम इसमें पुट कर देंगे पाई/2, पाई/2 पुट करेंगे तो साइन पाई/2 क्या होता है? 1 होता है, और जो माइनस भी है -1 आ गया, तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब रिलेटिव मैक्सिमम है, रिलेटिव मैक्सिमम है पाई/2 पे। तो ये ग्राफिकली भी हमें नजर आ रहा है पाई/2 पे रिलेटिव मैक्सिमम है। So f has relative maximum at x equal pi/2। ये हमारी लास्ट एग्जांपल है। f of x equal x square minus 1 e to the power x। इसका हमने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिया प्रोडक्ट रूल से, पहले इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, यह आ जाएगा -1, इसका डेरिवेटिव तो 0 आएगा, और e to the power x एज इट इज। उसके बाद x square -1 एज इट इज, और e to the power x का डेरिवेटिव यही आ जाएगा e to the power x। फिर हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया, यहाँ से e to the power x और ये e to the power x कॉमन लेंगे, बाकी हमारे पास आ जाएगा x², यहाँ से ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा -1, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हमने पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के सॉल्व करना है, ये 0 के इक्वल रखा तो ये सारे का सारा 0 के इक्वल आ जाएगा। अब इसमें ये जो टर्म है e to the power x, ये तो कभी 0 नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि e कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, और नॉन जीरो कांस्टेंट की कुछ भी पावर ले लें वो 0 कभी भी नहीं आएगा। अगर e to the power x 0 नहीं है तो ये तो फिर डेफिनेटली 0 आएगा, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और फिर हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए सॉल्व किया है, क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया -2 + -4 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 + 4 8 आएगा, और 8 को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं 2 टाइम्स √2। ये कैसे लिख सकते हैं? ये अगर 8 है, इसकी फैक्टराइजेशन करें, ये जब स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना हो तो हमारे लिए ज़रूरी नहीं कि हम सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करें। आमतौर पर हमें सिखाया जाता है फैक्टराइजेशन के लिए कि जो सबसे छोटा नंबर है उससे पहले डिवाइड करें, लेकिन जब हमें स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करना है तो सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, कोशिश करें जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनसे डिवाइड करें। परफेक्ट स्क्वायर्स मतलब 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन उससे डिवाइड करने का तो फायदा नहीं। अगला परफेक्ट स्क्वायर आएगा 4, फिर 9, 16, 25, ठीक है, इस तरह 36 या 49 है, इनसे डिवाइड करने की कोशिश करें, और जो मैक्सिमम नंबर आपको मिल जाए उससे डिवाइड करने की कोशिश करें। तो ये मैक्सिमम परफेक्ट स्क्वायर 4 है यहाँ पे, जिससे डिवाइड हो सकता है, तो फैक्टराइजेशन ये आ जाएगी, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, इसको हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई 2, और उसके बाद हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 को अलग कर लेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 2 को अलग कर लेंगे, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, और हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या किया? न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेके नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो बाकी बचा -1 + -स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये हमारे पास 2 स्टेशनरी पॉइंट आए हैं,
इन दोनों को हमने बारी बारी चेक करना है कि क्या ये रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम है या फिर कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए पहले तो हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। तो ये जो हमने ऊपर डेरिवेटिव लिया हुआ था, ये इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव कैसे लेंगे? इसका डेरिवेटिव लेते हैं पहले, ये आ जाएगा 2x प्लस 2 और e टू द पावर x एज इट इज प्लस, अब ये सारा फंक्शन एज इट इज आ जाएगा और e टू द पावर x का डेरिवेटिव आ जाएगा e टू द पावर x। फिर हमने क्या किया, ये e टू द पावर x और ये e टू द पावर x ये हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद देखिए ये एक्स स्क्वायर आ गया और फिर ये 2x प्लस 2x ये आ जाएगा 4x और फिर प्लस 2 और माइनस 1 ये आ जाएगा प्लस 1। हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस 1। अब हम सेकंड डेरिवेटिव के अंदर ये दोनों पॉइंट्स बारी बारी पुट करेंगे, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। पहले हम ये पुट कर लेते हैं, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। पहले इस x की पुट करेंगे, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये वाला स्क्वायर तो ऐसे ही आगे फिर प्लस 4 ये आ गया और इस x की जगह पे आ गया -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 ये आ गया और e टू द पावर -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमारे ये जो टर्म है इसको तो हम ऐसे लिखते रहेंगे, इसका साइन तो हमेशा पॉजिटिव ही आना है क्योंकि e पॉजिटिव कांस्टेंट है और पॉजिटिव कांस्टेंट की कुछ भी पावर ले लें हमारे पास ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो हमें साइन सिर्फ इसका चेक करना है कि इसका साइन क्या होगा। तो उसके लिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इसका स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं। अब ये दोनों माइनस है ना, तो इसको आप ऐसे एक्सपेंड करें जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, ये दोनों साइन पॉजिटिव है। तो पहले इसका स्क्वायर आ जाएगा 1, फिर इसका आ जाएगा स्क्वायर ये आ गया प्लस 2 टाइम्स जो प्रोडक्ट टर्म आती है ना 2ab, ये लिख दिया 2a तो हमारा 1 है और b हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो ये आ जाएगा। और इस तरह 4 को मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों से, ये आ जाएगा -4, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा -4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 और प्लस 1 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, ये 4 और ये -4 ये हो जाएंगे कैंसिल आउट। बाकी ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 -4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा -2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 -2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये टर्म तो फिर ऐसे ही लिखी गई। अब ये ओवरऑल साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि ये कहा था कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ओवरऑल साइन नेगेटिव आएगा, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है इसके ऊपर, यानी कि इसके ऊपर रिलेटिव मैक्सिमम होगा। सो एफ हैज रिलेटिव मैक्सिमम एट x इक्वल -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हम दूसरा पॉइंट चेक कर लेते हैं, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये पुट करते हैं। तो पहले तो ये एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे आ गया x की जगह पे -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर आ गया प्लस 4 टाइम्स ये x आ गया -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आगे आ गया प्लस 1, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया और e की पावर x है यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, अब ये हमारे पास आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला, पहले इसका स्क्वायर आएगा 1, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर आएगा 2, फिर -2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये आ जाएगा प्लस 1, फिर 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 0 हो गया और ये टर्म सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये लिख दिया हमने। अब ये भी हिस्सा भी पॉजिटिव है और ये हिस्सा भी पॉजिटिव है तो इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा, हमने लिख दिया ग्रेटर देन 0। अब ये सेकंड डेरिवेटिव चूंकि ग्रेटर देन 0 आ रहा है यहाँ पे रिलेटिव मिनिमम होगा इस पॉइंट के ऊपर। इसका हम ग्राफ भी बना के देख लेते हैं। ये फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 e टू द पावर x, ये आ जाएगा हमारे पास, ये ग्राफ आ गया। तो इसमें देखें हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम आ रहा था इस पे -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे, वो ये पॉइंट है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम आ रहा है और रिलेटिव मिनिमम ये आ रहा है हमारा इस पॉइंट के ऊपर। ये इसने रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम ये इसने दोनों खुद ही हाईलाइट करके दे दिए और यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमम और यहाँ पे रिलेटिव मिनिमम है और ये कंटिन्यूस फंक्शन है। इसका मतलब है कि दरमियान में लास्ट में बात है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी कहीं ना कहीं आएगा और इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए हमें क्या करना है, हमें सेकंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है, इसको 0 के इक्वल रखना है। तो ये फैक्टर तो हमारा 0 नहीं हो सकता तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा, तो 0 के इक्वल रख के फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी आ जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जब हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया तो ये पहले से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा हो गया था। बाद फंक्शन ऐसे होते हैं कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद जब सेकंड डेरिवेटिव लिया जाता है तो सेकंड डेरिवेटिव लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, स्पेशली ऐसे फंक्शन जो कि फ्रैक्शंस फॉर्म में लिखे हों, जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे हों या ये ऐसे फंक्शन जिनमें बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हों, तो उनका फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद सेकंड डेरिवेटिव लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ जाते हैं। तो लिहाजा हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट दोनों ही सीखने चाहिए।